नमस्कार दोस्तों। आज़ादी का अमृत महोत्सव और उसके सिलसिले में हमने एकल काव्य पाठ की जो परंपरा आरंभ की है उसका स्वागत हुआ है और उसको पसंद भी किया गया है। अच्छी टिप्पणियाँ आई हैं, अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं जो सुखद भी हैं और उत्साह बढ़ाने वाली भी हैं, प्रोत्साहन देने वाली हैं हम सबको और श्रोताओं को और लिखने वालों को भी। आज उसी श्रृंखला में मैं जिस साहित्यकार को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ काव्य पाठ के लिए, वो हैं भगवान दास मोरवाल। भगवान दास मोरवाल के प्रशंसकों में मैं स्वयं भी काफ़ी अरसे तक रहा हूँ। और मित्रों, जिस ढंग से बिना किसी बौद्धिकता का आवरण चढ़ाए भगवान दास मोरवाल ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन और उसकी अनेकानेक छवियों को चितेरा है, चित्रित किया है, वह अद्भुत है। और कभी मौका मिले तो उनकी कोई भी कृति पढ़कर देखिएगा, आपको स्वयं लगेगा कि ये बाकायदा अपनी उपस्थिति प्रमाणित करने वाले सशक्त लेखक हैं और ये सर्वग्रासी सत्ता का प्रतिवाद भी करते हैं। उसको लेकर कई बार चर्चाएं भी इनके बारे में होती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो उनका लेखन है वो अद्भुत है और उसका जो स्तर है बहुत ही ऊंचा है। 10 उपन्यास इन्होंने अपने साहित्य क्षेत्र को दिए हैं, जिनमें चर्चित रहे हैं काला पहाड़, बाबल तेरा देश में, रेत, नरक मसीहा, हलाला और इसी क्रम में खानज़ादा, शकुंतिका आदि। ये अच्छे प्रकाशकों ने इसे प्रकाशित किया है। अनुवाद जो हैं वो भी इनकी रचनाओं का भरपूर हुआ है अन्य भाषाओं में भी, और कहानी संग्रहों में भी इनके लगभग 9 या 10 कहानी संग्रह हैं जो मेरी नज़रों से गुज़रे हैं। कविता संग्रह दोपहरी चुप है, ये भी चर्चा का विषय खूब बना है और इन्हें वर्ष 2010 में हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जन कवि मेहर सिंह सम्मान से भी अभिनंदित किया गया है। आज इन्हीं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, मैं भगवान दास मोरवाल आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हरियाणा साहित्य अकादमी और इसके निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी की इस पहल और परिकल्पना का स्वागत करता हूं, जिसके तहत उन्होंने इस एकल काव्य पाठ श्रृंखला की शुरुआत की है। तो इस श्रृंखला की इस कड़ी में मैं आज आपके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करना जा रहा हूं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है परिवर्तन। हर बार पहुंचने पर गांव पाता हूं कुछ न कुछ बदला हुआ। बदला हुआ घर का ओसारा, बदला हुआ माँ की चारपाई का सिरहाना, और बदला हुआ पिता और छोटे भाई से लेकर पूरे परिवार का चेहरा। हर बार पहुंचने पर गांव एक एक कर खोजता हूं बंगला डोक के पानी में इतलाती मछलियों को। पचपीर की मजार पर हर दिवाली पर रखे गए दियों को। तीजन के कुएं पर कट चुके पीपल के पेड़ों को, और डूंगर पर खेलते उन बच्चों को जो अब या तो बड़े हो चुके हैं या मुझे पहचानते नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बदला है, बल्कि बदल चुका है अतीत से लेकर वर्तमान तक, और अस्तल के घेरे पीपल के झुंडों से लेकर हाई स्कूल के कमरों तक का रंग बदल चुका है। हर बार पहुंचने पर गांव बदला हुआ पाता हूं चबूतरों पर जलने वाली उस अलाव के इर्द गिर्द सरकंडों के मूढ़ों पर बैठे चेहरों को। बदला हुआ पाता हूं पूस की हिमनुमा रात में आले में जलते हुए दिए की थपकियों से सहलाते रतवाई के बोल।
लेकिन सबसे अधिक बदला हुआ पाता हूं उस बड़कली चौक को, जहां तेजी से उगते जा रहे हैं सड़क के दोनों ओर लकड़ी के खोखे। होती जा रही है तेजी से वीरान रामनगर के रूप में बसाई गई वह हवेली, जो कुछ बरस पहले तक गूंजती थी दर्जनों आदमियों की चिल्लकों से। हर बार पहुंचने पर गांव सुनता हूं किसी न किसी परिचित का इस दुनिया से छूटने की खबर। इसीलिए बहुत कम जाता हूं गांव, ताकि अच्छी खबरों और बदले हुए चेहरों की बजाय कम सुनने को मिले इस दुनिया के किसी परिचित के छोड़ने की खबर। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है इंतजार। इंतजार है वह पहाड़ जिसकी ऊंचाई कांटे से नहीं कटती और जिसका एक एक पल लगता है धारदार चाकू की तरह। इंतजार जितना करोगे किसी का, वह बनता जाता है एक ऐसा पहाड़ जिसकी घाटियों में चलते हुए बाट जोहने के नंगे पांव निरंतर जाएंगे छिलते। और यदि इंतजार चिपका हुआ हो दीवार घड़ी की सुइयों से, तो वह धीरे धीरे बदलता जाएगा पलों, घंटों और पहरों में, और उसकी नुकीली सुई मिनटों और घंटों के हिसाब से धंसती जाएगी सुन्न पड़ते जिस्म में। इंतजार परवाह नहीं करता नींद में झपकी लेते बाट जो रहे बच्चों का, परात में आटा गूंथती हुई पत्नी का, या फिर उस आदमी का जो स्वयं से जूझते हुए दरवाजे के हर चरमराहट या किसी भी पथचाप पर चौंक चौंक जाता है। इंतजार उस वक्त लगता है कितना निरीह, कितना बेचारा, जब एकाएक तेज कदमों से या चुपके से चलते हुए वह गुजर जाता है सामने से, और घंटों का पूरा इतिहास, पूरा मनोविज्ञान और पूरी दार्शनिकता बादलों की तरह छट जाती है पल भर में अवचेतन से। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बंदिश। आओ मेरे पूर्वजों, चांद की रोशनी में नहा लें, उसके स्तन से टपकती दूध या रोशनी में अपने को भिगो लें, गोधूली के इठलाते यौवन को भर लें अपने हाथों की संयुक्त अंजलि में। आओ मोहल्ले के सभी मुहानों पर पैबंद लगा दें, नुक्कड़ों के सभी वातायनों को बंद कर दें, वरना कहीं ऐसा न हो कि गोधूली का इठलाता यौवन अंधेरे के क्षितिज में समा जाए और हम खड़े देखते रह जाएं अपनी अंजलि से फिसलते हुए यौवन को। स्मृति शेष, यह शीर्षक मेरी अगली कविता का है। चलो कहीं परंपराओं में लिपटी रोशनी को बिखेर दें, खुले आकाश में और अतीत के गर्भाशय में पल रहे परख नली नुमा शिशु को खुला छोड़ दें, नुक्कड़ों के छोरों पर, लेकिन पराकाष्ठा की इस धुरी पर अपने ही घुटनों को टेक चारों ओर फैली इस धुंध को वह कैसे हटा पाएगा। पंख में सना हर सवाल शहर की तमाम इमारतों से टकराकर प्रतिध्वनित हो रहा है इस धुंध में। चलो अपनी स्मृति के अवशेषों को परिपक्वता के संग्रहालय में सजा दे और अपने पद चिन्हों को गहरा बना दे दलदली बालू मिट्टी में कहीं। और यह है मेरी अंतिम कविता मुक्ति बोध। सुबह का अलसायापन, सांझ का धीरे से ढलना,
और रात का गहरा सन्नाटा जैसे मुझसे कहते हैं, मुझे इन बाहों के दायरों में जोर से कस लो। सुबह का अलसायापन, सांझ का धीरे से ढलना और रात का गहरा सन्नाटा जैसे मुझसे कहते हैं, मुझे इन बाहों के दायरों में जोर से कस लो। लेकिन मुझे डर लगता है, कहीं सूरज देख ना ले, कहीं तोड़ ना दे मेरे इस कसावट को। इसी कश्मकश के चक्रव्यूह में फंसा मैं कह देता हूं, सुबह, सांझ और रात से जाओ, मुक्त हो जाओ मेरी बाहों से, क्योंकि अब इन बाहों में गर्म लहू का प्रवाह बंद हो गया है, जब से तुमने कहा दायरों में जोर से कसने के लिए। तो मित्रों, मैं एक बार फिर आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हरियाणा साहित्य अकेदमी और विशेष रूप से इसके निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी की इस पहल और परिकल्पना का एक बार फिर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी कविताओं जो मैंने अभी अपनी प्रस्तुत की वे आपको पसंद आई होंगी। नमस्कार।